जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ 1 उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग को भी जानने से पहले हमें शब्द रचना के बारे में जानना पड़ेगा कि शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है। तो हिंदी में शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। आइए जानते हैं। जैसे ये बताएं कि भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं, कभी आपने सोचा है ना। हर भाषा में नई नई संकल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। हर भाषा के अलग अलग शब्द होते हैं और उनको जोड़कर बनाया जाता है। भाषा की में नई नई संकल्पनाएं आती रहती हैं और हम उनके लिए नए नए शब्द बनाते रहते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक भाषा में क्या होता है कि 3 तरह के शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा में 3 तरह के शब्द बनाए जाते हैं। सबसे पहला आता है इसमें मूल शब्द के आरंभ में कोई अंश शब्द का रूप जोड़कर, कि मूल शब्द है उसके आरंभ में जब हम कोई शब्द जोड़ते हैं, कोई आरंभ में कोई अंश जोड़ देते हैं, शब्द का शब्दांश कहेंगे फिर उसको, है ना। शब्द का कोई अंश जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अ है, अ और सुंदर। सुंदर मूल शब्द है, आपको पता है। सुंदर, सुंदर से पता चल रहा है कि सुंदर कोई फूल सुंदर है, कोई स्त्री सुंदर है, सुंदर, है ना। तो सुंदर एक मूल शब्द है। अब मूल शब्द के आरंभ में हमने, आरंभ मतलब शुरू में हमने अ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, असुंदर। असुंदर मतलब कि सुंदर नहीं है, असुंदर। अब यह है बे और मूल शब्द है ईमान। ठीक है। ईमान शब्द में हमने बे उपसर्ग जोड़ दिया, एक अंश जोड़ दिया, शब्द का अंश शुरू में जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बनकर आया, शब्द निर्माण हो गया, नया शब्द बन गया। देखो कि एक नया शब्द बन जाता है तो नया शब्द क्या बना, बेईमान। ठीक है। अब इससे समझ में आ रहा है कि ईमान और बेईमान के, ईमान को नहीं मानने वाला बेईमान। ठीक है। ईमानदारी से जो काम नहीं करता है, बेईमान। अब है अन्न। अन्न उपसर्ग और आदर। ठीक है। आदर आपको पता है, सबका आदर भाव सत्कार करना। अब अन्न जोड़ दिया तो क्या बन गया, अनादर। ठीक है। ऐसे ही योग मूल शब्द है, इसमें वी जोड़ दिया तो क्या बन गया, वियोग। वियोग मतलब बिछड़ना, योग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब अलग होना। ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि नया शब्द बनाने के लिए मूल शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नया शब्द बनाने के लिए क्या हुआ कि मूल शब्द के आरंभ में हमने एक शब्द जोड़ दिया, शब्द अंश जोड़ दिया, शब्द का अंश जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, उपसर्ग बन गया। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है आपका मूल शब्द के अंत में कोई अंश शब्द का रूप जोड़ देते हैं। जैसे सुंदर। ठीक है। सुंदर ये यहाँ भी था, सुंदर में हमने ता जोड़ दिया तो बन गया सुंदरता। नया शब्द क्या बन गया, सुंदरता। ऐसे ही ईमान में हमने दार जोड़ दिया, क्या बन गया, ईमानदार। ठीक है। तो ये प्रत्यय शब्द जो बन गए, जो अंत में जुड़ रहे हैं वो प्रत्यय हैं। ऐसे ही आदर में हमने नीय जोड़ दिया तो क्या बन गया, आदरणीय। योग में हमने ई जोड़ दिया, योगी बन गया। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के जो अंत में जुड़ेंगे वो प्रत्यय हैं और जो आरंभ में जुड़ेंगे वो उपसर्ग हैं। अभी इसके बारे में मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी। पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम। अब थोड़ा सा तीसरा भी जान लेते हैं। तीसरा शब्द का निर्माण किस तरह से होता है, 2 मूल शब्दों को मिलाकर। जैसे राष्ट्र और पिता, राष्ट्रपिता बन गया। प्रधान और मंत्री को जोड़ दिया हमने तो बन गया प्रधानमंत्री। काली और मिर्च को जोड़ दिया, काली मिर्च बन गया। ऋण मुक्त जोड़ा, ऋण मुक्त बन गया। ठीक है। तो 2 शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्दों को समास या समस्त पद कहते हैं। तो शब्द का निर्माण किस तरह से हो गया, 3 प्रकार से हो गया शब्दों का निर्माण। एक हो गए आपके मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं वो उपसर्ग हो गए, और मूल शब्द के अंत में जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं वो प्रत्यय हो गए। और 2 मूल शब्द आपस में मिल गए, 2 शब्दों के मेल से जो दो मूल शब्द हैं, ठीक है, उन दोनों को जोड़ दिया हमने तो वो क्या बन गए, समास या समस्त पद बन गया। इस तरह
हर भाषा में 3 प्रकार के नए शब्द बनाए जाते हैं। हर भाषा में है ये, हिंदी में ही नहीं और भाषाओं में भी नए शब्द जो निर्माण करते हैं तो वो 3 प्रकार से होते हैं। तो पहला हो गया उपसर्ग द्वारा, दूसरा हो गया प्रत्यय द्वारा, तीसरा हो गया समास द्वारा। अब इन तीनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। उपसर्ग भाषा के वे लघुतम अर्थवान खंड जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और क्या, शब्दों तथा उपसर्गों में यही अंतर होता है कि उपसर्ग शब्दों के की तरह अर्थवान तो होते हैं पर स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है ना। क्या कहना चाह रहे हैं कि उपसर्ग में और शब्द के जो अंश होते हैं अर्थवान, उसमें क्या अंतर है कि यही अंतर है कि जो उपसर्ग हैं उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा बे और ईमान, है ना। तो बे का कोई अलग अर्थ, स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा। जब वो ईमान के साथ जोड़ा गया तो बना बेईमान। ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये उपसर्ग अंश हैं, उपसर्ग शब्दांश हैं, उपसर्ग जो जोड़े जाते हैं उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। वो जब मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तब अर्थ देते हैं। अर्थात इनका भाषा में प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। उपसर्ग से बने शब्दों के कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं। जैसे नी में युक्त जोड़ दिया, क्या बन गया, नियुक्त। अब नी का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पर। ऐसे ही अप का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। क्या यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि अप, तो इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। जब इसको हम यश के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा अपयश। तो अब इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि अपयश। ऐसे ही उन्नति, ठीक है, उन्नति बनाइए। और अधि में नायक जोड़ा हमने मूल शब्द, तो क्या बन गया, अधिनायक। अव में मानना जोड़ा तो क्या बन गया, अवमानना। प्र में सिद्ध जोड़ा तो क्या बन गया, प्रसिद्ध। ठीक है। तो ये इस तरह से ये उपसर्ग शब्द बनाए जाते हैं। और देख लेते हैं ये, अब इसकी छोटी सी एक परिभाषा देख लेते हैं। उपसर्ग के किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्दों के वे अंश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। तो अनु के साथ हमने रूप जोड़ दिया, क्या बन गया, अनुरूप, के समान। अनुरूप का अर्थ क्या हो गया, के समान। और अच्छे से परिभाषा को समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, ये अर्थ क्या है, मूल शब्द के अर्थ में, ठीक है ना, विशेषता ला देते हैं या उसका अर्थ ही बदल देते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। अब ये क्या है, यह दो शब्दों उप और सर्ग के योग से मिलकर बनता है। अप का अर्थ है समीप, समीप मतलब पास या निकट या पास, ये हो गया। अप का अर्थ हो गया समीप, निकट या पास में। ठीक है। और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, सृष्टि करना मतलब निर्माण करना, अर्थात निर्माण करना मतलब बनाना। उपसर्ग का अर्थ क्या हो गया, पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। तो इस तरह से ये उपसर्ग की आपकी परिभाषा हो जाती है कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, कि एक मूल शब्द होता है और एक शब्दांश होता है। तो जो शब्दांश वो क्या है, मूल शब्द के आरंभ में जुड़ता है, शुरू में जुड़ता है, तो वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हार, हार, अब ये एक मूल शब्द है। हार का अर्थ माला भी होता है और हार का अर्थ पराजय भी होता है। ठीक है। तो एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। अब पराजय में हमने आ उपसर्ग लगाया, ठीक है, आ उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, आहार। तो अब क्या हो गया, बिल्कुल ही अर्थ बदल गया, अर्थ पूरा बदल गया। आहार मतलब भोजन, आहार जो हम अपने रोज़ खाते हैं खाना, उसमें हम क्या क्या आहार लेते हैं, क्या क्या चीज़ें खाते हैं, तो उसको आहार कहते हैं, भोजन। ठीक है। अब प्रा जोड़ देंगे, प्रा उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रहार। प्रहार करना मतलब किसी के ऊपर वार करना, किसी को मारना। तो ये अर्थ बिल्कुल ही बदल गया। ठीक है। तो मूल शब्द में कभी कभी क्या होता है
कि इनकी 3 विशेषताएं हैं उपसर्ग की। क्या, अभी इसके बारे में बता देती हूँ मैं आगे। कि जैसे मूल शब्द है उसमें क्या हुआ कि हमने आ जोड़ दिया उपसर्ग तो आहार बन गया, और प्र जोड़ दिया तो प्रहार बन गया। अब उपसर्ग की 3 विशेषताएं कही जाती हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। पहली क्या है? पहली है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। कोई शब्द है उसको उसके अर्थ में नई विशेषता लाएंगे। जैसे प्र के साथ बल, बल आपको पता ही है कि बल मतलब शक्ति, तो वो इसमें प्र जोड़ दिया, प्रबल बन गया, नई विशेषता ला दी। फिर अनु, अनु के साथ शासन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अनुशासन, अनुशासन बन गया। कि अनुशासन में रहना, जैसे विद्यालय में सब अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन कह सकते हैं इसको, है ना। तो अनुशासन में रहते हैं, तो ये नया मतलब नई विशेषता ला दी इसमें अर्थ में, ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी है शब्द के अर्थ को उल्टा कर देना। इसमें 3 विशेषताएं हैं उपसर्ग में। जब शब्द बनाते हैं तो पहला तो क्या है कि विशेषता लाते हैं। पहला क्या है कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाते हैं। दूसरे में क्या करते हैं? शब्द के अर्थ को उल्टा कर देते हैं। जैसे अ जोड़ेंगे सत्य में, ठीक है। सत्य मतलब सत्य कहना, अ जोड़ दिया तो असत्य मतलब उल्टा हो गया, उल्टा अर्थ हो गया असत्य। ऐसे ही अप, यश, यश का बहुत कीर्ति है ना, यश मतलब कीर्ति, तो इसमें अप जोड़ दिया तो अपयश हो गया, मतलब ये अपकीर्ति, ठीक है ना, अपयश। तो ये उल्टा अर्थ हो गया। तीसरा क्या होता है? तीसरा शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। जो मूल अर्थ है मतलब उसका, उस शब्द का जो अर्थ निकल रहा है, मूल अर्थ निकल रहा है, उसी के इर्द गिर्द वाला शब्द, मतलब के समान अर्थ देने वाला, ठीक है। इर्द गिर्द मतलब समान अर्थ देने वाला शब्द बनता है तीसरा। जैसे वि और शुद्ध, तो विशुद्ध कि बिल्कुल ही शुद्ध, ठीक है, बिल्कुल पास का ही अर्थ। कि शुद्ध मतलब शुद्ध, स्वच्छ, साफ, है ना, और विशुद्ध मतलब और भी साफ, स्वच्छ, ठीक है। और परिभ्रमण, भ्रमण का अर्थ है घूमना, भ्रमण। परिभ्रमण, परिभ्रमण का अर्थ भी है घूमना, कि पूरी जगह परिभ्रमण करना, ठीक है। भ्रमण तो दोनों के इर्द गिर्द मतलब समान ही अर्थ देता है। तो 3 तरह से उपसर्ग के जब उपसर्ग बनाते हैं तो 3 तरह की विशेषताएं निकलती हैं। कैसी? कि एक तो नई विशेषता देता है, शब्द को नई विशेषता प्रदान करता है। दूसरा क्या होता है कि शब्द को बिल्कुल उल्टा कर देता है। और तीसरे में क्या होता है कि शब्द के इर्द गिर्द ही नया शब्द बनता है, मतलब समान अर्थ वाला शब्द बनता है इस उपसर्ग को जोड़ने से, ठीक है। अब उपसर्ग को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? इसमें क्या है? 3 भाग कहेंगे हम इसको, 3, ठीक है। 3 उपसर्गों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम भी कहते हैं, ठीक है, तत्सम। संस्कृत के उपसर्ग आपके हो गए तत्सम, तत्सम। हिंदी के उपसर्ग हो गए आपके तद्भव, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग जो हैं उनको तद्भव कहेंगे। और तीसरे होते हैं उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग को हम विदेशी भी कह सकते हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीन उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय। तो ये जो अव्यय शब्द होते हैं इनसे समास की रचना होती है, समास में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। जब समास बनाते हैं तो मैं आपको जब समास पाठ की वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी इसका। तो इसको चौथा जो भाग इसका माना जाता है वो संस्कृत के अव्यय कहे जाते हैं, ठीक है ना। अव्यय शब्द
प्रयोग किए जाते हैं समास बनाने में, तो ये संस्कृत के अव्यय होते हैं। तो मूल जो 3 इसके उपसर्ग के उदाहरण वर्गों में बांटा जाएगा, तो ये आपके 3 वर्गों में बांटा जाएगा। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिसको हम तत्सम भी कह सकते हैं, तत्सम, ठीक है। और दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग को हम तद्भव कहते हैं, तद्भव, ठीक है, और तद्भव उपसर्ग कह सकते हैं। और तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, इसको हम विदेशी भाषा के उपसर्ग भी कह सकते हैं, विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग भी कहते हैं। तीसरे उर्दू के उपसर्ग को हम विदेशी भाषा के उपसर्ग या आगत उपसर्ग भी कहते हैं। चौथे आपके संस्कृत के अव्यय, ये समास में प्रयोग होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं आपको संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू और विदेशी के उपसर्ग के बारे में अलग अलग बताती हूँ। धन्यवाद।